नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम अपना उत्तराखंड में। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। अब धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बताते चले कि वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक जारी है। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। आपको बताते चले कि तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद है। मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य भी बैठक में मौजूद है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको बताते चले कि धामी कैबिनेट की बैठक शुरू है और इसमें कई कैबिनेट मंत्री मौजूद हैं। आपको बताते चले कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। देहरादून में ये बैठक का आयोजन किया गया है। आपको बताते चले कि वीरचंद सिंह गढ़वाली समेत कई कैबिनेट मंत्री इसमें मौजूद हैं। वहीं आपको बताते चले कि वीरचंद सिंह गढ़वाली सभागार में यह बैठक जारी है। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं। मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य भी बैठक में मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मंगलौर विधानसभा से विधायक और बसपा नेता सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया। आपको बताते कि चलें कि जिस पर सीएम धामी ने ट्वीट कर शोक प्रकट किया है। और वहीं आपको बताते चले कि अचानक इस हादसे के बाद जिस पर सीएम धामी ने ट्वीट कर संवेदना प्रकट की और कहा है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवार को इस असीम कष्ट को सहने की शक्ति प्रदान करे। बता दें कि सरवत करीम अंसारी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने दिल्ली के अस्पताल में देर रात अंतिम सांस ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट कार्टोग्राफी संग्रहालय का भ्रमण किया। आपको बताते चले कि राज्यपाल में संग्रहालय ने कार्टोग्राफी का इतिहास, कार्टोग्राफी से जुड़े उपकरणों सहित महान भारतीय सर्वेक्षणों को द ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे के विषय में जानकारी ली है। आपको बताते चले कि राज्यपाल ने कहा कि संग्रहालय लोगों के सर जॉर्ज एवरेस्ट की तरफ से किए गए कार्यों से अवसर कराएगा। इसके अलावा ही भारतीय मानचित्र कला के अग्रदूतों नैन सिंह रावत और राधानाथ सिकंदर के कार्यों को दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि म्यूजियम में नई टेक्नोलॉजी और एआई का उपयोग किया गया है, जो एक विशेष महत्व रखता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। इसके साथ ही 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी हुई 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। आपको बताते चले कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी सांसदों को यह जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं पार्टी ने हारी हुई सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को हरिद्वार, ग्रामीण खानपुर और ज्वालापुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पौड़ी के सांसद तीरथ सिंह रावत को द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भगवानपुर, मंगलौर, पिरान कलियर, नैनीताल की जिम्मेदारी दी गई है और सांसद अजय भट्ट को खटीमा, ननकमत्ता, किच्चा और हल्द्वानी की जिम्मेदारी दी गई है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा को धारचूला, पिथौरागढ़ और लोहाघाट की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी को झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर की जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं टिहरी के सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह को प्रतापनगर, यमुनोत्री और चक्राता सीट की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बताते चले कि सभी सांसदों को यह जिम्मेदारी दी गई है। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, उन सभी सीटों के लिए बीजेपी ने
अब अपने सांसदों को आगे करते हुए कहा है कि इन सभी विधानसभा सीटों का दौरा करें, यहां से जनता से मुलाकात करें, उनके सरकार की दी हुई योजनाओं के विषय में उनसे पूछा जाए, जो योजनाएं उनके तक पहुंची हैं या नहीं पहुंची हैं। अगर वो योजना नहीं पहुंची है तो उस पर विधिवत कार्रवाई की जाए और वो उन योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से ये एक बड़ी पहल है। आपको बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर यह पहल की जा रही है। अपने जो 7 सांसद से अभी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश और निशंक जी को जो हमने विधानसभा में दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभा हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। वहीं उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का काशीपुर बीजेपी ने जोरदार स्वागत किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा यहां एसआरएस मॉल में उत्तराखंड राज्य सलाहकार श्रम संविदा बोर्ड के अध्यक्ष कैलाश पंत का वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं पीसीयू चेयरमैन ने स्वागत किया। आपको बताते चले कि इस दौरान अपने संबोधन में कैलाश पंत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता ही सर्वोपरि हैं। ये कार्यकर्ताओं के अनुरोध पर ही यहां आते हैं और स्वागत में अभिभूत होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की अच्छी सोच पर हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और केंद्रीय नेतृत्व एक बार फिर से उत्तराखंड के सभी सांसद और विधायकों को एक बार गाइड करेगा। जो मुझे दायित्व मेरी सरकार ने दिया है, तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। बहुत अधिक संख्या में श्रमिक हैं अपने प्रदेश में भी, और उनकी जो भी समस्या हैं, जैसे कोई सुविधावर हैं या जिनके स्वास्थ्य संबंधी अनेकों उनकी चीजें होती जो नहीं हो पाती, उनकी जो है वेतन संबंधित उनको विसंगतियां होती, उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। और ऐसे जितने भी उनके हितों की के लिए चीजें हमारे सरकार ने तय की हैं, और हितों का उनको लाभ मिले उन चीजों का, ये मेरा प्रयास जारी है। मेरा ये पहला दौरा चल रहा है दायित्व मिलने के बाद, और काशीपुर से मेरा बड़ा लगाव है, क्योंकि मैं संघ का जब प्रचारक निकला तो मैं इसी जिले से निकला, और लगातार कार्यकर्ताओं का भी आग्रह था कि आप जब यहाँ से निकलोगे तो निश्चित तौर पर आपका कार्यक्रम रखेंगे। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय माता की, भारत माता की, भारत माता की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धामी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठाए हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाते हुए सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि मैंने कल एक महत्वपूर्ण विषय पर लिखा जिसमें स्पष्ट तौर पर सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी नजर आ रही है। मैं ट्वीट करने से अपने आप को नहीं रोका, लेकिन आज एक ऐसा समाचार देखने के लिए मिला जिसमें मन को हिला दिया, और आखिरकार मैं सोने से पहले ट्वीट करने से अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये समाचार तथ्यपरक ना हो, मगर मन बहुत खिन्न है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तराखंड में जल्द ही नगर निकाय के चुनाव शुरू हो सकते हैं, और देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि सरकार चुनाव के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बताते चले कि और जल्द ही नगर निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। मेयर ने बताया कि देहरादून नगर निगम का ओबीसी सर्वे पूरा हो चुका है और नए वोटर लिस्ट पर कार्य चल रहा है, और जल्द ही ये कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बताते चलें कि देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि जल्द ही राज्य में निकाय चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी।
देखिए, सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है। ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलंब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां देहरादून के हरबंशवाला स्थित मंदिर में नाग नागिन जोड़े और नकदी चोरी के आरोपों में पुलिस ने कुछ चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि वसंत विहार थाना पुलिस ने बताया है कि हरबंशवाला स्थित प्राचीन मंदिर समिति में नाग नागिन समेत कई चीजों को चोरी कर लिया गया था। वहीं हरबंशवाला स्थित प्राचीन शिव मंदिर समिति के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने मामले में शिकायत दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को मंदिर में रखा दान पात्र टूटा था। दान पात्र में नाग नागिन के करीब 200 जोड़े और नकदी थी। पुलिस ने तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मंदिर में चोरी के आरोपी सागर थापा को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने मंदिर के दान पात्र से चोरी किए गए नाग नागिन के 102 जोड़े और 8,750 रुपए नकदी मिली है। आरोपी नशे का आदी है, जो पहले भी चोरी के आरोपी में जेल जा चुका है। नशे के लिए रुपए की जरूरत होने पर उसने मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं काशीपुर में दबिश के दौरान पुलिस की गाड़ी जलाने वाले 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि काशीपुर में कच्ची शराब की भट्टियों को तोड़ने और कच्ची शराब बनाने वाले शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसको पुलिस की ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। आपको बताते चलें कि पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि वो कच्ची शराब की भट्टी लगाकर कच्ची शराब बनाते और बेचते थे। पुलिस की टीम कच्ची शराब की भट्टियां तोड़कर रोजी रोटी को नुकसान पहुंचा दी है, जिससे हम काफी गुस्से में हैं। वहीं पुलिस की 2 बाइक को भी आग के हवाले इन्होंने कर दिया है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। थाने में जंगल में शराब बनाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस सूचना पर पुलिसकर्मी थाने से रवाना होकर वहां पहुंचे थे। गणेशपुर गांव का ये मामला है। वहां पहुंचने पर ये लोग अपनी व्यक्तिगत मोटरसाइकिल से गए थे और वहां बाहर उन्हें मोटरसाइकिल को पार्क करके ये अंदर गए और इन्होंने 3 अलग-अलग भट्टियां इन्होंने देखी, उनको नष्ट किया। उनके उपकरण ये लोग बाहर जब्त करके लाए। इस दौरान जब ये बाहर आए तो इन्होंने देखा कि इनकी मोटरसाइकिल पर कुछ लोगों के द्वारा आग लगा दी गई थी। तो उसके बाद इन्होंने थाने को इसकी सूचना दी और तत्काल इस पर संज्ञान लेकर इसमें एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कार्रवाई के दौरान इसमें 4 लोग प्रकाश में आए हैं। वहीं आपको बता दें कि शराब माफिया लगातार काशीपुर में एक्टिव थे और शराब माफिया कच्ची शराब बनाते थे, जिसके बाद वो शराब को बेचते थे। वहीं शराब माफियाओं का कहना है कि उनके धंधे को पुलिस ने उजाड़ दिया है, स्थानीय प्रशासन ने उजाड़ दिया है, जिसके कारण उनके रोजी रोटी पर सवाल हुआ है। लेकिन आपको बताते चले कि इन शराब माफियाओं ने पुलिस की गाड़ी पर भी आग लगा दी है और जिसके बाद पुलिस ने लगातार जांच पड़ताल करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। माना यह जा रहा है कि पुलिस की कड़ी कार्रवाई को लेकर इन शराब माफियाओं में दहशत है। वहीं यूके SSC पेपर लीक मामले में एक के बाद एक करके कई मामले और कई माफिया और मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुए हैं। आपको बताते चले, लेकिन पुख्ता सबूत न होने के कारण उनको एक के बाद एक करके बिल मिलती जा रही है। इस सवाल पर सीएम धामी ने कहा है कि हमारी सरकार बिना किसी भेदभाव के निष्पक्षता के आधार पर जो राज्य के हित में होगा वो कार्य कर रही है। सीएम ने कहा कि हर फैसला हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाइयों के हित में होगा। अभी तक हमारे वह सारे फैसलों पर अमल किया गया है। आपको बताते चले कि यूके SSC पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सीएम धामी पर सवाल उठ रहे थे। फिलहाल सीएम धामी ने कहा है कि आगे की कार्रवाई प्रदेश की जनता और बेटियों और युवाओं को देखते हुए लिया गया है।
जो भी हम फैसले लेंगे वो बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर, जो राज्य के हित में होगा, यहाँ के हमारे बेटे बेटियों के, हमारे भाई बहनों के हित में होगा। अभी तक हमने वो सारे फैसले लिए हैं जो राज्य के हित में है, हमारे भाई बहनों के हित में है, और आगे भी हम उसी से हम आगे बढ़ेंगे। देर हो सकती है लेकिन हमारी मंशा पर किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। हम बिल्कुल पारदर्शिता के आधार पर, निष्पक्षता के आधार पर इस पर काम करेंगे। वहीं नगर निगम की लापरवाही के चलते लाखों की मशीनें धूल फांक रही हैं। आपको बता दें कि करीब 2 साल पहले नगर निगम ने लाखों रुपए से शहर की साफ सफाई के लिए एक जटाई मशीन खरीदी थी, लेकिन कुछ समय चलने के बाद मशीन खराब हो गई। उसके बाद कंपनी ने एक बार मशीन की रिपेयरिंग की थी, लेकिन बाद में मशीन खराब हो गई। तब से मशीन पड़ी हुई है, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि सरकारी काम को लेकर यह मशीन अब धूल फांक रही है। जटायु मशीन के लिए एक बार हमने जो उसकी पेरेंट कंपनी है पुणे में, उससे नेट से नंबर निकाल के बात किया था, उनको बुलाया था, उन्होंने उसको रिपेयर किया था, चलाया भी हमने 1-2 दिन, पुनः खराब हो गई। उसके बाद उस कंपनी से दोबारा संपर्क किया गया और उनका, बल्कि उन्होंने बिल दिया था, उसका पेमेंट भी हमारे द्वारा नहीं किया गया, इस अनुरोध के साथ कि आप उसको चला कर दिखाइए तो उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। और दोबारा उनसे बार बार संपर्क किया गया, लेकिन वो कंपनी उसको मतलब चलने लायक नहीं बना पा रही है, इसलिए अनावश्यक मतलब वो अभी उसको चलाना संभव नहीं हो पा रहा। वहीं उद्यान विभाग में हुए घोटाले को लेकर एक कांग्रेस भी लगातार अब सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि अकेले उद्यान निदेशक HC बवेजा, जिन्हें सस्पेंड किया जा चुका है, उनके अकेले के बावजूद यह पूरा का पूरा घोटाला नहीं किया गया है। कांग्रेस का कहना है कि अब CBI जांच हो रही है, अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जिसमें जरूर उद्यान मंत्री भी शामिल है। आपको बताते चले कि कांग्रेस हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करती है, उसने मामले का संज्ञान लिया और CBI जांच के आदेश दिए। देखिए, मुख्यमंत्री धामी लगातार कह रहे हैं कि प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी उनके नियंत्रण में नहीं है। पहले उन्होंने स्वीकार किया जनता के सामने कि सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, फिर गड्ढा मुक्त ऐप भी लेकर के आए, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर उन्होंने अधिकारियों को और अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों को निर्देश दिया कि जो है सब रात्रि विश्राम जो है ग्रामीण क्षेत्रों में करेंगे, लेकिन कोई गया ही नहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पे। फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में तेरी फाइल और मेरी फाइल का चक्कर चल रहा है। तो आप समझिए ना, उस पर नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसकी है? ब्यूरोक्रेसी से काम लेना किसका काम है? कहीं ना कहीं सरकार की अनुभवहीनता इसका एक बड़ा कारण बन रही कि ब्यूरोक्रेट्स सरकार की सुन ही नहीं रहे हैं। तो लगातार आपने देखा कि मुख्यमंत्री जी की बैठक में भी 2 वरिष्ठ नौकरशाह आपस में भिड़ गए थे, होमवर्क पूरा करके ही नहीं आए थे। इसी तरह का ये नया मामला है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां खस्ताहाल सड़क को लेकर अब 5वीं बार आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया। 2017 में दिनेशपुर से CM हरीश रावत ने लगभग 75 करोड़ की लागत से यह सड़क बनवाया था। सड़क की हालत खस्ताहाल है, जिसका पुनः निर्माण के लिए आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने लगातार 5वीं बार 2 घंटे का धरना दिया। वहीं जायज मांग ठहराते हुए कांग्रेस नेता किशोर हलदार धरना प्रदर्शन का समर्थन किया और जिला अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण होना चाहिए। मौजूदा सरकार सिर्फ और सिर्फ वादे कर रही। वहीं आपको बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में मौजूद रहे। सरकार का जो रवैया है, उससे तो लगता है कि सरकार इसी तरह से आगे और दुर्घटनाएं होती रहे। सरकार का मंशा ऐसे ही है। नहीं तो सरकार ये 5वां हफ्ता हम बैठ रहे हैं, 1 महीना से ऊपर हो गया है, तो सरकार की ओर से अभी तक कोई बात नहीं आई, प्रशासन की ओर से कोई बात नहीं आई, स्थानीय विधायक की ओर से कोई हमें बात नहीं मिली, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो सरकार ने बिल्कुल छोड़ दिया है।
अभी मान लीजिए हम आज 5वां हफ्ता है, अभी आप ही लोगों ने कवर किया है, अभी जो यह दुर्घटना हो गई है, मौत हो गई है, एक परिवार का जो है व्यक्ति छिन गया उनके परिवार से, बहुत दुखद और दर्दनाक मौत हो गई है। तो इसके लिए मैं समझता हूं कि स्थानीय विधायक, सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। वास्तविक जिम्मेदारी इस तत्कालीन सरकार है, क्योंकि इस तत्कालीन सरकार को अगर पुरानी जांच करवा के रिपोर्ट अभी तक पेश कर देनी चाहिए थी। इनका मनसा नहीं है कि यहाँ पर जो दिनेशपुर क्षेत्र में, इनको मालूम है इस क्षेत्र में जनता को चाहे मरे कटे कुछ भी करे, वोट बीजेपी को देगा। ये मिथ्या कहीं ना कहीं टूटनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका जो सांसद है, यहाँ पर जो बच्चे मर रहे हैं, कई परिवार मर रहे हैं, कई परिवारों के बच्चे उजड़ गए, पिता उजड़ गए, कई के सुहाग उजड़ गए इस रास्ते के ऊपर, और सांसद यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहा। 5 सालों तक किसी भी तरीके से कोई काम नहीं किया और रोड की व्यवस्था करने के लिए सुधार नहीं। जब G20 का मीटिंग चली थी तब यहाँ पर बहुत इन लोगों ने दिखाया, दुकानें तोड़ दी, घरें तोड़ दी, मगर एक सड़क बनाने के लिए ये धरने पे बैठे, और कई धरने इससे पहले भी हो चुके हैं, मगर इनके कोई सुध नहीं लेते। रोड बना देते, डामरीकरण कर देते, फिर वो 4 दिन बाद गड्ढा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिवाली का त्यौहार करीब आ रहा है। ऐसे में कई लोगों ने अवैध तरीके के पटाखे का स्टॉक रखना शुरू कर दिया है। पुलिस ने अवैध पटाखा गोदाम पर छापा मारकर पटाखों से भरी 5 पेटी बरामद की है। गोदाम स्वामी पुलिस के आने से पहले ही फरार हो गया। पुलिस ने पेटी को कब्जे में लेकर गोदाम स्वामी की तलाश शुरू कर दी है। पूरा मामला रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब का है। पूर्वी अंबर तालाब में सूचना मिली थी कि एक दुकान में कुछ अवैध पटाखे रखे हुए, तो उसमें फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।